आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के इस महीने सितंबर 2024 के अंदर जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं, इस परीक्षा की तैयारी के लिए आज मैं आपको हरियाणा बोर्ड द्वारा पिछले साल सितंबर 2023 के अंदर जो इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम लिया गया था उसका जो क्वेश्चन पेपर है पूरा सोल्ड पेपर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। और इस क्वेश्चन पेपर को देखने के दो फ़ायदे हैं। एक तो आपको ये पता चलेगा कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आता कैसा है, और दूसरा इसके जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की आपको ज़रूर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में फिर से रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर की आप ज़रूर तैयारी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको जो है इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाफ ईयरली असेसमेंट यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का ये क्वेश्चन पेपर है। सितंबर 2023 का है, 10वीं कक्षा का है, इंग्लिश विषय का है। 40 नंबर का पेपर आया था और 90 मिनट का टाइम मिला था आपको एग्ज़ाम को सोल्व करने के लिए। लेकिन इस बार जो है आपको पता होगा कि बदलाव हो चुका है। इस बार जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो 80 नंबर के आएंगे, और मैं अपने चैनल के ऊपर सैम्पल पेपर अपलोड करूंगा, और जो सैम्पल पेपर होंगे वो सभी 80 नंबर के होंगे। बिल्कुल सेम वही पैटर्न होगा जिस पैटर्न के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर में देखें, सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर रीडिंग स्किल के अंदर 2 अनसीन पैसेज आएंगे। यहाँ पर 5 नंबर का आया है, लेकिन इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा इंग्लिश का उसके अंदर 2 अनसीन पैसेज आएंगे, दोनों 10-10 नंबर के आएंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर का आया था, तो ये है अनसीन पैसेज, इसको पढ़ना है, समझना है, और इसके नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने थे। यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन का जो है आंसर का निशान लगा दिया है। आपको बस पढ़ना है, समझना है और चेक करना है कि क्वेश्चन जो हैं कैसे हैं और उनके आंसर किस तरह से निकाल ले जाएंगे, यानी कि किस तरह से सोल्व किया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। और मैं समझा इसलिए नहीं रहा हूँ, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ग्रामर मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अनसीन पैसेज इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, और पांचवें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद दूसरा अनसीन पैसेज है, इसको भी पढ़ना है, समझना है, और इसके नीचे जो है क्वेश्चन है उनके आंसर लिखने हैं। लेकिन इस बार जो अनसीन पैसेज आएगा, हर एक पैसेज के अंदर जो है 5 तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर लिखने हैं, दोनों ही अनसीन पैसेज में। लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग दे रखे हैं। पहले वाले में एमसीक्यू वाले थे और दूसरा वाला जो अनसीन पैसेज है ये इसके आंसर लिखने थे, यानी कि ये सब्जेक्टिव हैं। तीसरे और चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निशान लगा रखा है, तीसरे का और चौथे क्वेश्चन का आंसर है ये। पाँचवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन के अंदर राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग फॉर 1 वीक लीव टू टेक केयर ऑफ योर सिक मदर, यानी कि मम्मी बीमार है, उनकी देखभाल के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी लेनी है। तो ये लेटर आया हुआ था, और उसके बाद ये है स्टोरी। तो ये एक स्टोरी आई हुई थी, इन दोनों में से एक करना था। लेटर जो है इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल रोहतक। सब्जेक्ट है लीव फॉर मदर इलनेस, यानी कि मदर की बीमारी के लिए छुट्टी लेनी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि आदर सहित, आई विश टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th ए ऑफ योर स्कूल, यानी कि मैं आपके स्कूल का 10वीं ए का विद्यार्थी हूँ। माई मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, मेरी मम्मी जो है वो पीड़ित है। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना। फ्रॉम फीवर मतलब बुखार से। हर कंडीशन इज़ सीरियस, उनकी जो कंडीशन है, हर कंडीशन यानी कि अवस्था, इज़ सीरियस मतलब गंभीर है। माई फादर इज़ नॉट एट होम, मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं। ही हैज़ गॉन ऑन ए टूर, ही मतलब वह, हैज़ गॉन मतलब चले गए हैं, ऑन ए टूर मतलब टूर पर, यानी कि बिजनेस टूर पर, काम से बाहर गए हैं। आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, यानी कि मैं इकलौता बेटा हूँ अपने माता पिता का। आई एम द ओनली सन, यानी कि मैं इकलौता बेटा हूँ, ऑफ माई पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता का। सो आई हैव टू लुक आफ्टर माई मदर, इसलिए, सो मतलब इसलिए, आई हैव टू बताते हैं यूज़ किया जाता है मजबूरी को बताने के लिए।
लुक आफ्टर माई मदर, यानी लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ऑफ माई मदर मतलब अपनी मम्मी का, तो इसलिए मुझे मम्मी की देखभाल करनी होगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर 1 वीक। यू आर रिक्वेस्टेड यानी कि आपसे प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना, ग्रांट मतलब अनुमति दे, मी मतलब मुझे, लीव मतलब छुट्टी, फॉर 1 वीक मतलब 1 सप्ताह की छुट्टी की मुझे अनुमति दें कृपया करके। फ्रॉम 10th अगस्त टू 16 अगस्त यानी कि 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। थैंकफुल का मतलब होता है आभारी होना, शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए यूज़ होता है, तो इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। यूअर ओबिडेंटली आपका आज्ञाकारी, फिर नाम लिखना है और फिर क्लास और फिर डेट। उसके बाद है सेक्शन सी, यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे और जो अब की बार क्वेश्चन आएंगे उसमें 10 करने हैं आपको 12 में से, यानी कि टोटल 12 आएंगे उसमें से 10 करने हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पिछले साल सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आए थे ग्रामर में। और जो पहला क्वेश्चन है वो है पंक्चुएशन का, इसको पंक्चुएट करना है, तो इसकी जो गलतियां हैं वो बतानी है। तो यहाँ पर नीचे मैंने आंसर लिख दिया है। सेंटेंस केस के अंदर जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर बड़ा होता है, तो जो हर है इसका एच बड़ा होगा, फिर फादर डाइड यू का यूँ रहेगा, ऑन 24 जून, जून का जो जे है वो कैपिटल होगा, उसके बाद कोमा लग जाएगा और फिर 2004 फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है उसके बाद यहाँ पर क्लोज है, तो ये आंसर है। उसके बाद है यू वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, तो यहाँ पर बताया गया है कि वर्क हार्ड यानी कि मेहनत करो, लिस्ट अन्यथा यू शुड फेल तुम फेल हो जाओगे, तो ये जो है मॉडल वाला है, तो यहाँ पर शुड मॉडल जो है वो फिल होगा। उसके बाद अगला है डैश दैट आई वर रिच, तो ये भी मॉडल का है, तो यहाँ पर आ जाएगा वुड, यानी कि जब अपनी कोई इच्छा बताते हैं तो उसके लिए वुड का यूज़ किया जाता है। वुड दैट आई वर ए रिच, काश मैं अमीर होता, यानी कि जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, उसको बताने के लिए वुड का यूज़ होता है। उसके बाद अगला देखें, ही सैड आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, तो ये है इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन का, तो ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ही सैड यूँ का यूँ रहेगा, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे और दैट लग जाएगा। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है और ये वाला हिस्सा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है आई, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ पर आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ही आया है। और डू जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में यूज़ होता है, तो पास्ट इंडेफिनाइट में डिड नॉट आ जाएगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर बदलते हैं सिंपल पास्ट में, तो डिड नॉट आ जाएगा यहाँ पर, और फिर लाइक और फिर कॉपी, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो इस तरह से ये आंसर बनेगा। उसके बाद है अगला सेंटेंस, दिस इज़ फरवरी देन द नेक्स्ट मंथ विल बी मार्च, ये फरवरी है और जो अगला महीना होगा वो मार्च होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का है, तो विल भी आ जाएगा इसमें आंसर में। उसके बाद है आर्टिकल वाला, इंक इज़ ए यूज़फुल आर्टिकल, तो यहाँ पर आ जाएगा ए आर्टिकल। उसके बाद फिर से पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन है, आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पर जो आई है वो कैपिटल होगा, और आई कहीं पर भी अगर अकेला आता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, तो आई बड़ा होगा। उसके बाद टेल यू, यू के बाद जो है कोमा लगेगा, फिर सर, सर के बाद फिर से कोमा लगेगा, फिर आई फिर से कैपिटल होगा क्योंकि अकेला है, तो ये फिर से बड़ा आएगा। हैव रीड किंग लेयर, और किंग का के बड़ा होगा और लेयर का एल बड़ा होगा क्योंकि ये बुक का नाम है। उसके बाद है सेक्शन डी, सेक्शन डी के अंदर जो आपकी किताब से पैसेज है वो आता है, यानी कि ये सीन पैसेज है। पहला जो क्वेश्चन था वो अनसीन पैसेज था और ये सीन पैसेज है, आपके किताब के पार्ट से लिया गया है और इसके नीचे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड, यानी कि जो लेंचो था वो संतुष्ट क्यों था। आंसर देखें, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाई, यानी कि लेंचो जो था वो संतुष्ट दिखाई दे रहा था। वैन ही सा, जब उसने देखा, द फील्ड यानी कि जो खेत हैं, ऑफ राइप कॉर्न यानी कि पके हुए मक्के के, विद ही इट्स फ्लावर अपने फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन ऑफ रेन का मतलब होता है बारिश की वर्षा, यानी कि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि
वो जो है एक पर्दे के समान दिखाई दे रही थी। तो लेंचो जो था वो सेटिस्फाई था, यानी कि संतुष्ट था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी जो मक्के की फसल है, जो पके हुए मक्के की जो फसल है वो बारिश से ढकी हुई थी, यानी कि अच्छी बारिश फसल पर हो रही थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ ए सडन, यानी कि अचानक क्या होता है। व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन मतलब अचानक। आंसर देखें, सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। सडनली मतलब अचानक ही, ए स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि तेज़ हवा, बिगन मतलब शुरू हुई, टू ब्लो मतलब बहनी, एंड अलोंग विद द रेन और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, यानी कि वेरी लार्ज हेल स्टोन यानी कि बहुत बड़े ओले। हेल स्टोन का मतलब होता है ओले, यानी कि बड़े बड़े ओले थे, बिगन टू फॉल वो लोग गिरने शुरू हो गए। बिगन मतलब शुरू हुए, टू फॉल मतलब गिरने, यानी कि अचानक ही तेज़ हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उसके बाद है व्हाट डिड दे ट्रूली रिजेंबल, और जो ये है किसके समान दिखाई दे रहे थे। रिजेंबल का मतलब होता है लुक लाइक, यानी कि किसी के समान दिखाई देना। तो यहाँ पर बूंदों के बारे में पूछा गया है कि बूंदें किसके समान दिखाई दे रही थी। तो आंसर आएगा दे रिजेंबल, यानी कि वो दिखाई दे रही थी न्यू सिल्वर कॉइन के समान, यानी कि जो नए चांदी के सिक्के हैं उनके समान बूंदें, वर्षा की बूंदें दिखाई दे रही थी। उसके बाद है व्हाट डू द फ्रोजन पर्ल रेफर टू हियर, यानी कि जो फ्रोजन पर्ल है यानी कि जमे हुए मोती, वो यहाँ पर किसको बोला गया है। तो आंसर देखें, फ्रोजन पर्ल्स रेफर टू हेल स्टोन, यानी कि ओलो को जो है फ्रोजन पर्ल यानी कि जमे हुए मोती कहा है। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी कि ये जो लाइनें हैं कौन से चैप्टर से ली गई हैं। तो यानी कि पाठ का नाम पूछा है, तो ए लेटर टू गॉड। उसके बाद है पोएम से स्टेंजा, इसके नीचे भी क्वेश्चन है हु इज़ ही हियर हाउ डज ही वॉक, यानी कि क्वेश्चन ने पूछा है कि ही यहाँ पर कौन है और वो कैसे चलता है। तो आंसर देखें, हियर मतलब यहाँ पर ही इज़ द टाइगर, ही जो है वो टाइगर है, यानी कि ही जो है टाइगर के लिए यूज किया गया है। ही वॉक विद प्राइड, और वो गर्व के साथ चलता है। वॉक मतलब चलना, विद प्राइड मतलब गर्व के साथ। इन हीज केज मतलब अपने पिंजरे में, केज का मतलब होता है पिंजरा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें व्हाट द फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। बीइंग यूज्ड इन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर कौन से अलंकार का यूज किया गया है वो बताना है। तो इसमें मेटाफोर और ऑक्सीमोरन आर द फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि ये अलंकार जो है यूज किए गए हैं इन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट में। उसके बाद है नेम द पोएम एंड द पोइट, यानी कि कविता का नाम बताना है और कवि का नाम। तो पोएम यानी कि कविता का नाम है ए टाइगर इन द जू, और पोएट यानी कि कवि लोजली नॉरिस। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिस्क्राइब हीज रेज, यानी कि कैसे आप उसके गुस्से को डिस्क्राइब करोगे, उसका वर्णन करोगे गुस्से का। तो आंसर देखें, द टाइगर एक्सप्रेस हीज रेज, यानी कि जो टाइगर है वो एक्सप्रेस करता है, दिखाता है अपने गुस्से को क्वाइटली मतलब चुपचाप, यानी कि वो शांत रहकर अपने गुस्से को जाहिर करता है, दिखाता है। बिकॉज देयर इज़ नथिंग ही कैन डू फ्रॉम बिहाइंड द बार्स ऑफ हीज केज, यानी कि जो उसका जो पिंजरा है, उसकी जो सलाखें हैं, बार होती हैं सलाखें, वो उनके पीछे है, यानी कि जो टाइगर है वो पिंजरे के अंदर कैद है और वो सलाखों के पीछे है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है। देयर इज़ नथिंग ही कैन डू, यानी कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो कर सके, क्योंकि वो जो है वो सलाखों के पीछे है, यानी कि पिंजरे के सलाखों के पीछे है, इसलिए वो चुपचाप यानी कि शांत रहकर अपने गुस्से को एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सीन्स ओवरऑल मूड। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो ये सीन जो है उस सीन के द्वारा टाइगर की जो मनोदशा है उसके बारे में क्या बताया गया है। तो आंसर देखें, द टाइगर इन द केज, जो टाइगर है जो केज के अंदर है, पिंजरे के अंदर है, इज़ एंग्री, वो क्रोधित है, और फ्रस्ट्रेटेड है, यानी कि जो टाइगर की जो मनोदशा है वो क्या है कि वो गुस्से में है और फ्रस्ट्रेटेड है। और फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है निराश होना, यानी कि गुस्से में है और निराश है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टोरम, यानी कि डिस्क्राइब मतलब वर्णन करें, नरेटर मतलब वर्णनकर्ता जो कहानी सुना रहा है उसको वर्णनकर्ता कहते हैं, यानी कि कहानी का वर्णन करना, जिसको इंग्लिश में नरेटर कहते हैं। एक्सपीरियंस होता है अनुभव, एज ही फ्लू जैसा कि वो उड़ाता है, फ्लू फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, द एरोप्लेन यानी कि विमान को, इनटू द स्टोर मतलब तूफ़ान में, यानी कि जो नरेटर था जब वो तूफ़ान में से एरोप्लेन को उड़ाता है तो वो क्या अनुभव करता है, उस अनुभव के बारे में बताना है। तो आंसर देखें, एज द नरेटर यानी कि नरेटर के तौर पर, नरेटर जो है फ्लू हीज डेकोटा, एंड डेकोटा जो है उसके विमान का नाम है। एज द नरेटर फ्लू हीज डेकोटा यानी कि जैसे ही नरेटर जो अपना प्लेन है डेकोटा उसको उड़ाता है, इनटू द स्टोर मतलब तूफ़ान में, इट बिकम सडनली डार्क इनसाइड तो अचानक ही जो है वहाँ पर अंदर अंधेरा हो जाता है। सडनली मतलब अचानक ही, डार्क मतलब अंधेरा, इनसाइड मतलब अंदर, उसके बाद है बिकेम हो गया। द नरेटर कुड सी नथिंग आउटसाइड हीज प्लेन, जो नरेटर था कुड नॉट सी यानी कि देख नहीं सकता था, कुड सी नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं देख सकता था, आउटसाइड हीज प्लेन मतलब अपने प्लेन से बाहर, यानी कि तूफ़ान इतना घना था कि वो अपने विमान के अलावा जो है बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। हीज एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, उसका जो एरोप्लेन है विमान है, जम्प्ड मतलब वो उछलता है और ट्विस्टेड मतलब मुड़ता है, इन द एयर यानी कि तूफ़ान की वजह से उसका एरोप्लेन हवा में उछलता है और मुड़ता है। हीज कंपास, कंपास होता है दिशा सूचक यानी कि जो दिशा के बारे में बताए। रेडियो एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट होते हैं उपकरण। वर सडनली डेड, सडनली मतलब अचानक, डेड मतलब ख़राब हो गए। तो उसका जो कंपास था जो रास्ता दिखाता है, उस जो रेडियो है जिससे कम्युनिकेशन की जाती है, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे यानी कि उपकरण थे वो अचानक ही काम करना बंद कर देते हैं। ही डिडंट नो विच वे ही वॉज गोइंग, वो नहीं जानता था कि वो कौन से रास्ते जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, तो यहाँ पर जो है मुख्य जो विचार है फायर एंड आइस जो पोएम है उसके बारे में बताना है। तो आंसर देखें, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम यानी कि जो मुख्य विचार है पोएम का, कविता का, इज़ दैट है कि देर आर वायलेंट पैसन इन द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर जो है दुनिया के अंदर वायलेंट पैसन है। वायलेंट का मतलब होता है, वायलेंट का मतलब होता है हिंसक यानी कि लड़ाई झगड़ा। जो पैसन का मतलब होता है जुनून, जोश या फिर उत्साह, यानी कि दुनिया के अंदर लोगों के बीच में जो है वायलेंट पैसन है यानी कि हिंसक जुनून है। दे आर डिस्ट्रक्टिव, और ये जो है जो वायलेंट पैसन्स हैं ये डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशक, यानी कि इससे दुनिया का विनाश हो सकता है। बट मोर डिस्ट्रक्टिव देन दोज वायलेंट डिज़ायर इज़ द हेटर्ड, यानी कि इससे भी जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है यानी कि जो ज़्यादा खतरनाक है वो है नफ़रत, यानी कि ये जो बट मतलब परंतु, मोर डिस्ट्रक्टिव मतलब और अधिक विनाशकारी, देन दोज वायलेंट डिज़ायर यानी कि इन वायलेंट डिज़ायर से भी, इज़ द हेटेड वो है नफ़रत, यानी कि जो वायलेंट डिज़ायर है इससे भी ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव है जो विनाशक है वो है नफ़रत। बिटवीन मैन एंड मैन यानी कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में जो नफ़रत करते हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है यानी कि वो ज़्यादा विनाशक है वायलेंट डिज़ायर से भी। द पोएट थिंक्स दैट, यानी कि जो कवि है वो सोचता है कि वन डे एक दिन, दिस हेटेड यानी कि यह नफ़रत, विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का डिस्ट्रॉय कर देगी यानी कि दुनिया को नष्ट कर देगी, यानी कि कवि ये मानता है कि ये जो नफ़रत है एक दिन दुनिया को नष्ट कर देगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज़ द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि जो टाइगर है वो कैसे टेरिफाई, टेरिफाई का मतलब होता है भयभीत कर देना, विलेजर मतलब गांव वालों को, कैसे टाइगर गांव वालों को भयभीत करता है। आंसर देखें, ए फॉरेस्ट इज़ द नेचुरल हैबिटेंट ऑफ टाइगर, यानी कि जो जंगल है, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, इज़ द नेचुरल हैबिटेंट यानी कि प्राकृतिक आवास, ऑफ द टाइगर मतलब टाइगर का, जो
जंगल है वो टाइगर का प्राकृतिक आवास होता है। सो द टाइगर ग्राउल्स एट द एज ऑफ द जंगल नियर सम विलेज। इसलिए जो टाइगर है, ग्राउल मतलब गुर्राता है, एट द एज मतलब किनारे पर, एज का मतलब होता है किराना, किनारा, ऑफ द जंगल मतलब जंगल के किनारे पर, नियर सम विलेज जहाँ पर पास में कुछ गांव है, यानी कि जंगल के किनारे जहाँ पास में जो गांव है वहाँ पर जाकर टाइगर जो है ग्राउल करता है, यानी कि गुर्राता है। ही टेरिफाइड द विलेजर, वो भयभीत करता है, ही मतलब वह, टेरिफाइड मतलब भयभीत करना, डराना, विलेजर मतलब गांव वालों को, बाय शोइंग यानी कि दिखाकर, शो करना मतलब दिखाना, हीज़ वाइट फैंग्स यानी कि अपने सफ़ेद दांत, एंड क्लाउज और अपने पंजों यानी कि अपने दांतों को और पंजों को दिखाकर गांव वालों को वो भयभीत करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज़ लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल। यानी कि जब कवि कहता है कि जो लड़का है लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, यानी कि बॉल जो उसकी गुम हो गई है उससे कुछ सबक वो सीख रहा है। आंसर देखें, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द बॉय इज़ लर्निंग यानी कि बॉय जो है सीख रहा है, टू लिव मतलब जीना, विद हीज लॉस मतलब अपने नुकसान के साथ। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कवि ये कह रहा है कि जो लड़का है वो अपने लॉस के साथ यानी कि जो उसको हानि हुई है उस हानि के साथ वो जीना सीख रहा है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर, इन दिस वर्ल्ड मतलब इस दुनिया में, लॉस इज ए फैक्ट यानी कि जो लॉस है, जो नुकसान है, जो हानि है वो सच है, यानी कि हर किसी के साथ कि कोई ना कोई दुर्घटना, कोई ना कोई लॉस होता ही है। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, यहाँ पर बताया गया है कि लड़के ने जो है अपनी बॉल खो दी है, यानी कि बॉल गुम कर दी है। ही इज़ सेकन बाई इट, और इसकी वजह से वो पूरा हिल गया है, यानी कि वो बहुत दुखी है, यानी कि बॉल गुम होने पर वो बहुत दुखी है। बट ही मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इमोशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द सेंस ऑफ लॉस्ट। बट मतलब परंतु, ही मस्ट ट्राई यानी कि उसको अवश्य कोशिश करनी चाहिए, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना, टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने की, इमोशनल मतलब भावनात्मक, और इम्प्लीकेशन मतलब असर, ऑफ द सेंस ऑफ लॉस, सेंस ऑफ लॉस मतलब खोने का जो एहसास है उसका जो असर है, उस असर को जो है समझने की कोशिश करना लड़के के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी के साथ क्या समस्या थी। हाउ डिड हैरियट सेव ट्रिकीज लाइफ, और कैसे हैरियट ट्रिकी के जीवन को बचाता है। आंसर देखें, और चॉइस में भी एक क्वेश्चन है, ट्रिकी वाज ए पेट डॉग ऑफ मिसिज पंपरे। जो ट्रिकी वाज मतलब था, ए पेट डॉग, पेट डॉग होता है पालतू कुत्ता, पेट का मतलब होता है पालतू, ऑफ मिसिज पंपरे यानी कि मिसिज पंपरे का, ट्रिकी जो था मिसिज पंपरे का पालतू कुत्ता था। सी हैड ग्रेट लव फॉर हिम, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सी स्टार्टेड गिविंग हिम सम माल्ट, सी मतलब वह, स्टार्टेड मतलब शुरू कर देती है, गिविंग मतलब देना, हिम मतलब उसे, सम माल्ट मतलब कुछ अनाज, भोजन, कोड लिवर ऑयल यानी कि मछली का तेल, और एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स, यानी कि ये चीज़ें उसको खाने के लिए देती थी, एक कटोरा हॉर्लिक्स, मछली का तेल और अनाज। बट सी डिड नॉट गिव हिम फिजिकल एक्सरसाइज, बट मतलब परंतु, सी डिड नॉट गिव यानी कि वो उसे नहीं देती थी फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक अभ्यास, यानी कि कुत्ते को खिलाती बहुत ज़्यादा थी लेकिन उसका जो शारीरिक अभ्यास था, एक्सरसाइज जो थी वो नहीं कराती थी। एज ए रिज़ल्ट, जिसका परिणाम ये हुआ, ट्रिकी हैड फॉलन इल, कि ट्रिकी जो था वो बीमार पड़ गया था। ड्यू टू ओवर फीडिंग, ड्यू टू मतलब कारण, ओवर फीडिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाने की वजह से, ओवर फीडिंग का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा खिला देना, ओवर फीडिंग की वजह से वो जो है ट्रिकी बीमार हो गया था। ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग, और वो जो है बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करने लगा, वॉमिटिंग होता है उल्टी। मिसिज पंपरे कॉल्ड मिस्टर हैरियट वेटनरी सर्जन, मिसिज पंपरे जो है कॉल्ड मतलब बुलाती हैं मिस्टर हैरियट को, वेटनरी सर्जन जो कि एक वेटनरी सर्जन है, वेटनरी सर्जन का मतलब होता है जानवरों का डॉक्टर। ही टुक ट्रिकी टू हिज सर्जरी, वो ट्रिकी को अपने जो है हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर हैरियट न्यू दैट ट्रिकी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम ओवर फीडिंग,
जो डॉक्टर था यानी कि डॉक्टर हैरियट न्यू मतलब जानता था, दैट मतलब कि ट्रिकी हैड बीन सफरिंग यानी कि ट्रिकी जो था पीड़ित था फ्रॉम ओवर फीडिंग यानी कि ओवर फीडिंग की वजह से। ट्रिकी जो था ओवर फीडिंग की वजह से पीड़ित था। सो ही गेव हिम नो फूड फॉर 2 डेज। सो मतलब इसलिए, ही गेव हिम नो फूड यानी कि वो उसे कोई भोजन नहीं देता है फॉर 2 डेज मतलब 2 दिनों तक, यानी कि 2 दिनों तक डॉक्टर जो है कुत्ते को खाने के लिए कुछ भी नहीं देता। रादर देन गिव ट्रिकी इनफ वाटर टू ड्रिंक यानी कि उसकी बजाय, खाने को तो देता नहीं लेकिन उसकी बजाय उसको पीने के लिए बहुत सारा पानी देता है। गिव मतलब देना, ट्रिकी इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में, वाटर मतलब पानी, टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए, यानी कि खाने के लिए कुछ नहीं देता, पीने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में देता है। इट वॉज ऑन द थर्ड डे दैट ट्रिकी स्टार्टेड सर्चिंग फूड। इट वॉज द थर्ड डे यानी कि ये तीसरा दिन था, दैट की ट्रिकी स्टार्टेड ट्रिकी ने शुरू कर दिया सर्च करना यानी कि खोजना भोजन, यानी कि तीसरे दिन ट्रिकी को भूख लगी। नेक्स्ट डे ही वॉज गिवन ए बाउल ऑफ फूड टू हिम और अगले दिन उसने उसको एक कटोरा भोजन दिया खाने के लिए। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, ही वॉज गिवन मतलब उसको दिया गया, ए बाउल ऑफ फूड यानी कि एक कटोरा भोजन, बाउल होता है कटोरा, टू ईट मतलब खाने के लिए। ही वॉज नॉट गिवन एनी मेडिसिनल यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया गया, यानी कि उसका कोई उपचार नहीं किया गया मेडिकली। ही वॉज गिवन ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज, उसकी बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई गई थी। दीज थिंग्स शोड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन ट्रिकी और ये चीज़ें जो हैं दिखाती हैं बहुत अधिक प्रभाव ट्रिकी पर। देन मतलब तब, द कंपनी ऑफ डॉग्स यानी कि कुत्तों का जो साथ था, यानी कि हॉस्पिटल में ट्रिकी के अलावा जो दूसरे कुत्ते भी थे उनका जो उसको साथ मिला था, कंपनी मिली थी, आल्सो प्रूव्ड इम्पोर्टेंट वो भी उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। इन ट्रिकी इम्प्रूवमेंट यानी कि ट्रिकी के इम्प्रूवमेंट में मतलब सुधार में, यानी कि जो कुत्तों का साथ मिला ट्रिकी को वो भी उसके सुधार में जो है उससे भी मदद हुई। वेरी सून जल्द ही बिकेम क्वाइट हेल्दी, वेरी सून मतलब बहुत जल्द, ही बिकेम मतलब बन गया, क्वाइट हेल्दी मतलब काफ़ी स्वस्थ। इन दिस वे इस प्रकार हैरियट सेव ट्रिकीज़ लाइफ, इस प्रकार हैरियट जो है बचाता है ट्रिकी के लाइफ को यानी कि जीवन को। तो ये था 10वीं कक्षा का हाफ ईयरली एग्ज़ाम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।